नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मई में एसआईपी के रिकॉर्ड तोड़ नंबर दर्ज किए गए हैं। एम्फी के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। तो जानेंगे कहां निवेश रहा है चुस्त और कहां रहा है सुस्त। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हैं दो खास मेहमान, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। पंकज जी और विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो जो एमपी के नए डेटा आए हैं उसमें हम सबसे पहले जो बहुत बड़ा हाईलाइट है इसका, उस पर चर्चा करना चाहेंगे, और वो है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो निवेश बढ़ा है उस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि पहली बार जो है जो एसआईपी इनफ्लो है वो 14,000 करोड़ रुपए के पार गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पंकज जी, इन आंकड़ों से क्या समझे, क्योंकि 14,000 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया था एसआईपी ने, लेकिन लगातार दूसरी बार हमने देखा है कि 14,000 करोड़ से ऊपर का ये एसआईपी का नंबर आया है, और पिछले कई महीनों से लगातार कम से कम हम 12 से 13,000 करोड़ रुपए का एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए मंथ आफ्टर मंथ ये जो एसआईपी बुक है वो बढ़ती जा रही है, और अभी 14,749 करोड़ यानी कि करीब 15,000 करोड़ के पास आपकी एसआईपी बुक पहुंच गई है। इससे एक बात साबित होती है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड्स में काफी बढ़ रहा है। और अब हालांकि इस वक्त हम देखेंगे तो बैंक के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा था कि शायद आरडी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में जिस हिसाब से एसआईपी बढ़ रही है उससे एक बात साबित है कि इन्वेस्टर्स को अब म्यूचुअल फंड के बारे में समझ बढ़ गई है, और वो अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये भी तय है कि लमसम के बजाय एसआईपी के जरिए निवेश करना शायद निवेशकों को बेहतर लग रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लमसम में उतना इनफ्लो हो या ना हो, लेकिन एसआईपी बुक परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मंथ आफ्टर मंथ काफी बढ़ रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने साल की शुरुआत में ही, क्योंकि साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़े हम एसआईपी के दिखा रहे हैं, जनवरी में 13,856 करोड़ रुपए की एसआईपी दर्ज की गई। फिर फरवरी में थोड़ा सा आंकड़ा घटा था, लेकिन 13,000 करोड़ के ऊपर ही था। मार्च में ये पहली बार 14,000 करोड़ के पार पहुंची। अप्रैल में थोड़ा गिरा, लेकिन मई में जो कमबैक किया वो 14,749 करोड़ रुपए दर्ज की गया एसआईपी के आंकड़े। और यही वो महीने थे विश्वजीत जी जब बाजार में काफी ज्यादा उथल पुथल भी हमने देखी थी, ऑल टाइम हाई भी देखा, काफी वॉलेटिलिटी भी देखी। ये इस बात को दर्शाता है कि जो निवेशक है, जैसा पंकज जी ने बोला, वो इन्फॉर्म्ड तो है ही, लेकिन साथ में जो वॉलेटिलिटी का बाजार, उसमें एसआईपी की क्या इंपॉर्टेंस है वो एक निवेशक समझता है, आंकड़ों से समझ में आता है। जी बिल्कुल स्वाति, अगर हम देखें कि जो अवेयरनेस लेवल है, इवन छोटे शहरों में भी म्यूचुअल फंड्स का अवेयरनेस काफी बड़ा है, चाहे वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो सेबी ने स्टार्ट किए हुए हैं, और आपके चैनल्स के द्वारा भी लोगों के अंदर एक समझ आई है कि वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जो लोग लमसम निवेश करते थे वो भी अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एसटीपी के तहत स्टैगर कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लाभ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो लाभ है म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के द्वारा जो मिलता है वो अब निवेशकों को समझ में आ रहा है। और दूसरा अदर फैक्टर ये भी है, जब मार्केट हाई चलती है तो लोग निवेशक जो है थोड़ा सा रिटर्न्स को भी चेज करते हैं। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में जो रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में दिखे हैं लोगों को, तो उनको लगता है कि ये अच्छी एक एसेट क्लास है। और हर शो में हम ये भी कहते हैं कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो ये बात अब काफी हद तक निवेशक समझते हैं, और म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन का पूरा रिजल्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल। एसआईपी के नंबर दर्शाते हैं, बताते हैं कि जो निवेशक हैं बढ़ चढ़कर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छी काफी बात है। आगे आने वाले महीनों में देखना जरूरी है कि आंकड़ा और भी कितना ज्यादा बढ़ता है। इक्विटी की तरफ आते हैं, तो इक्विटी में हमने निवेश में विश्वजीत जी थोड़ी सुस्ती देखी इस बार,
क्योंकि जो मई का डेटा कहता है वो अप्रैल के मुकाबले काफी कम इन्फ्लो आया है इक्विटी में। यहाँ पर जरा रीजन समझना चाहेंगे, आखिरकार इक्विटी के सुस्त निवेश के पीछे क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल स्वाति, ये एक ऐसा फेज है कि यहाँ पे ज्यादातर एसेट क्लासेस अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप गोल्ड को देखें तो लास्ट ईयर की गोल्ड की रिटर्न्स काफी अच्छी रही हैं और रियल एस्टेट में भी लोगों का झुकाव है। डेट मार्केट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बन गई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक पे है, ये समझ में आ रहा है और डेट में काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो ये भी निवेशक समझ रहे हैं। तो अब जो एसेट्स हैं वो अच्छे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं बाकी एसेट क्लासेस में भी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा जो कमी आई है वो आने वाले महीनों में शायद और बढ़ेगी, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में वो बहुत जरूरी है। लेकिन इक्विटी एज एन एसेट क्लास, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, निवेशकों को बहुत क्लियर है कि अगर उनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए और ऐसे सुपीरियर प्रोडक्ट जहां पे ट्रांसपेरेंसी है और मार्केट के हमने जो इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके देखते हुए इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा बिहेव किया है, तो ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। इंडियन ग्रोथ स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि इंटैक्ट है और बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आने वाले समय में पता लगेगा। पंकज जी, हमने इक्विटी में ही देखा, जो आंकड़े बताते हैं बिल्कुल पिछले महीने, मतलब ये है मई के आंकड़े हमारे पास, अप्रैल के जो आंकड़े आए थे उसमें भी हमने देखा था कि स्पेशली विद इन इक्विटी कैटेगरी स्मॉल कैप और मिड कैप, इसमें काफी अच्छा निवेश आया था। और इस बार भी इस बार के आंकड़ों को अगर कंपेयर करें, पूरे इक्विटी कैटेगरी में स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा निवेश आया है 3,283 करोड़ का, मिड कैप में लगभग 1,200 करोड़ रुपए का निवेश हमने देखा है। लेकिन लार्ज कैप से आउटफ्लो हुआ है, लार्ज कैप से इस बार पैसे निकले हैं। क्या वजह हो सकती है कि स्मॉल कैप ये इस कैटेगरी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं निवेशक? इसकी एक ही वजह है, वैल्यूएशन में डिफरेंस। अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में वैल्यूएशन उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखाई दे रही है। तो उस बात को देखते हुए निवेशक क्योंकि जागरूक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे वैल्यूएशन के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में निवेशकों को लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस वक्त के जो वैल्यूएशन है, या हम अगर मे की भी बात करें तो उसके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम देखें भी प्रदर्शन के लिहाज से भी, ये तो हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि स्मॉल कैप में 3200 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, वहीं मिड कैप में लगभग 1200 करोड़ का निवेश हमने देखा। लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी रही जहां पर 1133 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है, पर लार्ज कैप कैटेगरी ऐसी रही है जिसमें 1362 करोड़ रुपए का हमने आउटफ्लो देखा है। रिटर्न के लिहाज से भी विश्वजीत जी, अगर हम एक 3-5 साल का रिटर्न देखें, कंपैरिजन देखें, और उसमें भी अगर एक साल का ही हम प्रदर्शन समझें, तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को। यही तस्वीर हमें 3 साल के डेटा में भी देखने को मिलती है। अभी जैसे हम बात करेंगे, आपको डेटा भी दिखाएंगे कि 1, 3, 5 साल में क्या जो प्रीवियस रिटर्न है, हिस्टोरिकल रिटर्न कहता है इन तमाम कैटेगरीज का, और यहाँ पर भी आउट परफॉर्म करें। इनफैक्ट 5 साल के जो प्रीवियस रिटर्न है उसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता हुआ ही लार्ज कैप को नजर आ रहा है। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने जो फंड इनफ्लोस की बात करी, पंकज जी ने बताया वैल्यूएशन एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि फंड मैनेजर्स के पास एक बास्केट है। लार्ज कैप में केवल 100 कंपनियों में ही निवेश कर पाते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, और यहाँ पे आपको 250 से ज्यादा कंपनियां मिल रही हैं। तो बास्केट, आफ्टर जो सेबी ने जो कैटेगराइजेशन किया था, उसमें एक बड़ी बास्केट मिल जाती है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि स्मॉल कैप जब ग्रोथ स्टोरी चलती है तो छोटी कंपनियां भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है और उनको जो फंड्स मिलते हैं वो इजीली मिल जाते हैं कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। तो अगर हम उस स्टोरी को देखें, अगर
स्मॉल कैप में जो पोटेंशियल है वो हमेशा ज्यादा रिटर्न्स का होता है बजाय लार्ज कैप के। तो ये स्टोरी तो हमेशा रहती है, इसी वजह से उनमें रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर हम ये देखें कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न्स अच्छे आए हैं, तो 3 साल का आंकड़ा थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट जब फॉल हुई थी तो उसका अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप 5 साल, 3 साल और 1 साल का देखें तो ऑब्वियसली जब इंडियन ग्रोथ स्टोरी हो रही है और छोटी-छोटी कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं, तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है और ये आगे भी चलता रहेगा। बट निवेशक को ये देखना है कि उसका रिस्क एपिटाइट ऐसी कंपनियों में निवेश करने का है या नहीं है। सिर्फ रिटर्न्स देख के निवेश ना करें, अपना रिस्क एपिटाइट जरूर देखें कि क्या आप 7 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करें। सिर्फ रिटर्न्स को मापदंड मार के निवेश करना गलत रहेगा। बिल्कुल पंकज जी, मैं इसी बात में चाहती हूँ कि आप ऐड करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों से निवेशकों को काफी भरोसा रहता है कि ये कंपनियां मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। इनकी जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं काफी ज्यादा हो जाती हैं, और पिछले कुछ टाइम के प्रदर्शन में जितना इनका एयूएम भी बढ़ा है उससे हमें साफ तौर पर मालूम चलता है। पर किसी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए? ऐसा ना हो कि, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होते हैं स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इन्हीं में होती है और बाजार की अनिश्चितता का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी पर ही पड़ता है। तो सावधानी, ध्यान क्या बरते एक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और कैसे लक्ष्यों के लिए सही है ऐसे फंड्स? बिल्कुल, देखिए अगर लंबी अवधि की बात करें तो स्मॉल कैप में बिल्कुल पोटेंशियल है बेटर परफॉर्म करने का। उसकी वजह एक तो क्योंकि जैसा अभी विश्वजीत ने भी कहा कि जो यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, तो लंबी अवधि में यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ की संभावना रहती है। लेकिन क्योंकि छोटी कंपनी है तो कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी कंपनी जो है उसमें नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, और शायद लार्ज कैप में उस तरह की नुकसान की संभावना नहीं रहती है। तो आपको ये देखना है कि यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, मैं तो 7 साल भी नहीं, ये कहूंगा कि अगर 10 साल से ज्यादा के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तब आपके पोर्टफोलियो में यदि 10-20% एलोकेशन स्मॉल कैप का है तो वो अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहां पर उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब गिरावट आती है तो लंबा समय लग जाता है रिकवरी के लिए। तो इस बात को देखते हुए ये जरूरी है कि यदि आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं, पहली बात आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे निवेशक हो जो कि इस तरह के उतार चढ़ाव से घबराते ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फंड कुछ समय के बाद अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन निवेशक वहां से एग्जिट कर चुके होते हैं। तो जिनको उतार चढ़ाव से बहुत घबराहट होती है उनको निवेश नहीं करना चाहिए। बाकी यह है कि आपके लंबे समय के अगर गोल के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में जरूर रखें। बहुत ज्यादा एक्सपोजर तब भी रखना, चाहे आपका गोल बहुत लंबे समय का हो, तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नुकसान ज्यादा होता है, कैपिटल इरोड होती है, तो उससे भी घबराहट होती है। साइकोलॉजिकली भी कई बार निवेशकों को लगता है कि शायद ये डिसीजन सही नहीं है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन लंबे समय के गोल्स के लिए ही आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और छोटी मात्रा में करें। बिल्कुल। और जो दूसरी कैटेगरी जिसने अच्छा इस बार प्रदर्शन किया है आंकड़ों के लिहाज से, वो मिड कैप कैटेगरी रही। सेम रीजन जो हम स्मॉल कैप के लिए समझ रहे हैं विश्वजीत जी, कितनी इन्वॉल्वमेंट एक मिड कैप कैटेगरी की होनी चाहिए पोर्टफोलियो में? कैसे लक्ष्यों के लिए एक मिड कैप फंड सही साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, स्वाति जी, अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लार्ज कैप सबसे सेफर माने जाते हैं, मिड कैप उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्कियर है, और स्मॉल कैप थोड़ा और ज्यादा रिस्कियर है। तो मिड कैप में भी करीब 150 कंपनियां होती हैं जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स निवेश करते हैं। तो ये भी रिस्की ही है, क्योंकि जब मार्केट फॉल होती है तो सबसे ज्यादा फॉल मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आता है। और बहुत सारे निवेशक जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव निवेशक हैं, लेकिन जब वो फॉल देखते हैं तो उनका विश्वास उठ जाता है, फिर वो म्यूचुअल फंड से निवेश करना बंद कर देते हैं। तो जैसा पंकज ने बताया, बिल्कुल एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं तो भी आपका 15 से 20% ही मिड कैप में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेजरली आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी एक कैटेगरी है जिसमें काफी फंड इनफ्लोज आए हैं, तो आप डाइवर्सिफाई करें।
पूरा पोर्टफोलियो जो है किसी एक कैटेगरी में ना निवेश करें और 15 से 20% से ज्यादा मिड कैप में निवेश करना उचित नहीं हो। मनी गुरु में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ पंकज मटपाल है, विश्वजीत पराशर से बातचीत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस बार इक्विटी डेट में कितना निवेश आया है और एसआईपी जो छप्पर फाड़ हुई है क्या है उसके मायने। डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। पंकज जी, डेट म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा जो ट्रेंड है निवेश घटने का, वो मई में हमने देखा जारी रहा और बहुत कम पिछले महीने के मुकाबले काफी घटा है। क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जैसा अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बदलाव आया, क्या ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। ये मेन वजह है क्योंकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यहाँ पर ज्यादा हाथ में आ सकते थे, क्योंकि जो यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म में, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन क्योंकि इसमें बदलाव आया तो जिसकी वजह से शायद निवेशकों का जो इंटरेस्ट है डेट ओरिएंटेड फंड्स में वो थोड़ा कम हुआ है, तो ये मेन वजह मानी जा सकती है। अदरवाइज हम देखें तो समय तो ये अच्छा है डेट फंड्स के लिए, क्योंकि अब इस वक्त पर इंटरेस्ट रेट अपने पीक पर पहुंच चुके हैं और अब उम्मीद की जा रही है शायद इंटरेस्ट यहां से और नहीं बढ़ेंगे फिलहाल। तो उसको देखते हुए डेट ओरिएंटेड फंड्स में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, लेकिन जो ये टैक्स को लेकर बदलाव आया शायद वही एक इसका मुख्य कारण रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम देखें आंकड़े जो हम देख पा रहे हैं, लिक्विड फंड में हमने देखा सर्वाधिक इनफ्लो आया। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन ये कुछ कैटेगरी है, मनी मार्केट फंड यहाँ पर हमने निवेश आता हुआ देखा है। विश्वजीत जी, ये जो कैटेगरीज हैं जिनमें लोगों ने निवेश किया है एज अपोज टू डेट की जो बाकी कैटेगरीज हैं, इनके ड्यूरेशन के लिहाज से स्पेशली लिक्विड फंड की अगर बात करें, इसमें ज्यादा निवेश आने का क्या रीजन हो सकता है? देखिए स्वाति जी, ऐसा होता है कि जब मार्च क्वार्टर होता है जो, उसमें ज्यादातर कंपनीज पैसा रिडीम करके अपनी बैलेंस शीट्स को हेल्दी दिखाने के लिए अपने कंपनी फंड्स में ले जाती हैं और पैसा रिडीम हो जाता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होता है, अप्रैल मई क्वार्टर में, वो दोबारा से उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। और दूसरा कारण ये है कि अब यील्ड टू मैच्योरिटी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अच्छा लग रहा है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये पैसा इसमें आता है। रिटेल निवेशक इसमें कम निवेश करते हैं, ज्यादातर पैसा कॉर्पोरेट्स का और इंस्टीट्यूशंस का लिक्विड फंड्स में आता है, तो इसलिए उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। बिल्कुल। तो डेट में हमने सुस्त निवेश देखा है, निवेश घटा है अप्रैल के मुकाबले। ये एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला है, जिसमें एक बड़ा कारण जो कि पंकज जी और विश्वजीत जी दोनों ने बताया। अब तीसरी कैटेगरी जो हाइब्रिड कैटेगरी है, उसमें जरा समझते हैं। इसमें दोगुना निवेश हमने होता हुआ देखा। पंकज जी, क्या वजह हो सकती है हाइब्रिड फंड में लोगों का भरोसा बढ़ा है? बिल्कुल। एक तो देखिए, ये कैटेगरी में डेफिनेटली जब ऐसा माहौल होता है जहां पर थोड़ा सा इक्विटी मार्केट की स्थिति बहुत क्लियर नहीं होती है, तो हाइब्रिड में निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करें और इक्विटी और डेट दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में रहे। एक वजह इसकी और भी है। अगर मैं बात करूं स्पेशली हाइब्रिड कैटेगरी में, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड है या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% के ऊपर होता है, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा मैंने कहा, वहां पर क्या होता है कि इक्विटी एलोकेशन कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब यहां पर मान लीजिए कि डेट एलोकेशन ज्यादा भी हो जाए तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास जब हम टैक्स के एंगल से बात करें तो इक्विटी कैटेगरी तो है ही, और डेट कैटेगरी जहां पर प्योर डेट है, जहां पर कि 35% से कम एलोकेशन है इक्विटी का, वहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन यदि हम हाइब्रिड कैटेगरीज में से भी कुछ कैटेगरीज की बात करें, सब कैटेगरी की बात करें, जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% के ऊपर हो सकता है या फिर उसको डायनेमिकली मैनेज किया जाता है, तो वहां पर टैक्स एफिशिएंट मैनर में से मैनेज किया जाता है। फायदा यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट डेट में हो रहा है, उसके बाद भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी कारण है। और दूसरी बात, क्योंकि डेट के रिटर्न्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल जब देखते हैं आप इस तरह से डेट और इक्विटी फंड्स को, तो आपके एवरेज रिटर्न्स बेटर होते हैं। तो उस हिसाब से भी निवेशकों का इंटरेस्ट इस कैटेगरी में बड़ा है।
बिल्कुल, और इनफैक्ट हमने पिछले कुछ समय में देखा भी है विश्वजीत जी, बहुत सारी जो एएमसीज हैं वो बहुत सारे हाइब्रिड फंड हो गए, बैलेंस एडवांटेज है, और इन फंड्स में ज्यादा रुचि दिखा भी रही है, इनकी जो पेशकश भी है वो निवेशकों के लिए कर रही है, और इसको इस तरीके से भी प्रमोट किया जा रहा है कि इक्विटी डेट का एक बेहतरीन मिश्रण हाइब्रिड फंड्स हैं। तो एक जब डिमांड एंड सप्लाई में आप ज्यादा डेट फंड, माफ कीजिए, हाइब्रिड फंड्स भी ला रहे हैं, तो उसका एक तरीके से निवेश पर भी असर पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए जो दिखता है वो बिकता है, और इसमें ऑटोमेटिक एक एसेट एलोकेशन है डेट और इक्विटी की, जैसा पंकज जी ने भी बताया। दूसरा, टैक्स एडवांटेज का जो लाभ मिल रहा है, तो निवेशक भी स्मार्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी उनको सलाह देते हैं कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं हाइब्रिड फंड्स में। और रिटर्न्स अगर मार्केट फॉल होती भी है, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर फॉल होती भी है तो इस पर कम इम्पैक्ट आएगा। और बहुत सारे जो लोग निवेशक हैं जो कंजर्वेटिव है, वो भी हाइब्रिड फंड्स में प्रेफर करते हैं। जैसे कुछ रिटायरीज हैं जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स वगैरह में निवेश करते हैं, तो अट्रैक्ट क्लाइंट्स के लिए भी अट्रैक्टिव है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अट्रैक्टिव नजर आता है, और एएमसी जिस तरीके से प्रमोट कर रही हैं वो भी नजर आता है। तो इसकी वजह से इसमें तीनों कारणों की वजह से ही फ्लोज बढ़े हैं। और जब तक की क्लैरिटी नहीं होती है कि जब तक कि टैक्स का इसमें एडवांटेज रहेगा, तो मेरे ख्याल में इसमें अट्रैक्शन बना रहेगा। बिल्कुल। और अब आने वाले टाइम में पंकज जी, आपकी नजर में पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, आंकड़े तो एक ट्रेंड बताते हैं, पर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिहाज से आपको आने वाले महीने इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे लग रहे हैं? देखिए, इस समय पर डेफिनेटली दोनों ही एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करेंगे। इक्विटी में भी आपको, मैं ऐसे इंडेक्स की बात नहीं करूंगा कि इंडेक्स में बहुत तेजी दिखाई दे रही, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स में हमने पिछले करीब 1.5-2 साल में यही देखा कि कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि इंडेक्स के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे, और यही आने वाले समय में भी रहेगा। तो इंडेक्स फंड्स के मुकाबले एक्टिवली मैनेज फंड शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, एक बात ये तय है, ऐसा लगता है। दूसरी बात, डेट में भी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, लेकिन मेरा मानना यह है, और ये एक राय है, कि इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए और उनके हिसाब से आपको असेट एलोकेशन करना चाहिए। डेट में मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो बहुत अच्छा एक निवेश हो सकता है, और इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। फिलहाल के लिए शायद हो सकता है कि बहुत से रिटर्न नहीं दिखाई दे, लेकिन ये समय है लंबे समय के लिए निवेश करने का, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये रही बात, आज चर्चा हमने की आंकड़ों की, कि कैसा निवेश रहा है, एसआईपी लोग जमकर कर रहे हैं, और अब ज्यादा इन्फॉर्म्ड निवेशक हैं, मालूम है उनको कि कैसे बाजार में कैसा निवेश करना चाहिए। चर्चा करने के लिए पंकज जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत धन्यवाद।